सोचिए, अगर इतिहास जैसा हम जानते हैं वो एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा एडिट किया हुआ हिस्सा हो तो। कर्मा नायक की किताब हीरा नागपुर डीएनए उलगुलान कुछ ऐसा ही दावा करती है। चलिए आज हम इसी के पीछे के चौंकाने वाले सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी मेधा मेरी संपत्ति है, मेरा डीएनए मेरी संप्रभुता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि किताब के मुताबिक ये एक जंग का नारा है। और यहीं से वो बुनियाद रखी जाती है जिस पर पूरी थ्योरी टिकी है कि हमारी बुद्धि और यहाँ तक कि हमारी बायोलॉजिकल पहचान भी एक बहुत बड़े संघर्ष का केंद्र है। तो ये लड़ाई आखिर है किस बारे में? यहीं से किताब का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी सिद्धांत सामने आता है, रक्षक सिंडिकेट सिद्धांत। ये कहानी है एक ऐसे टकराव की जो किताब के मुताबिक 10,000 साल पुराना है। इस किताब के मुताबिक पूरी इंसानियत असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। एक तरफ है 90% आबादी वाले रक्षक, जिन्हें मूल निवासी और क्रिएटर कहा गया है, और दूसरी तरफ है 10% सिंडिकेट, जिन्हें शिकारी और हमलावर बताया गया है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल बंटवारा है। और हाँ, ये कोई मामूली बंटवारा नहीं है। देखिए, किताब की पूरी थ्योरी की जो नींव है ना, वो इसी 90 बनाम 10 के अनुपात पर टिकी है। और ये जो आंकड़ा है 90% बनाम 10%, ये हमें इस किताब के हर तर्क में बार बार सुनाई देगा। तो आखिर इस संघर्ष में दांव पर क्या लगा है? किताब इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करती है, मेधा। ये सिर्फ दिमागी ताकत नहीं, बल्कि 90% आबादी की वो नेचुरल क्रिएटिव एनर्जी है जिसे किताब के मुताबिक सदियों से दबाया जाता रहा है और चुराया जाता रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दावे का आधार क्या है? तो इसके लिए किताब हमें इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं की दुनिया में लेकर जाती है और एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती है। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का पुनर्लेखन, जहां पुरानी कहानियों को एक नए चश्मे से देखा जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए किताब एक बहुत दिलचस्प मिसाल देती है, फिल्म शोले की। हम सब जानते हैं कि फिल्म के आखिर में गब्बर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, पर असल में उसे मार दिया जाना था। किताब का तर्क है कि जिस तरह सेंसर बोर्ड ने फिल्म का अंत बदल दिया, ठीक उसी तरह इतिहास को भी इस सिंडिकेट ने एडिट कर दिया है, ताकि सिर्फ उनकी जीत दिखाई दे। और ये एडिटिंग सिर्फ इतिहास तक ही नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी दिखती है। हमें रामराज के गौरव के बारे में बताया जाता है, पर यह नहीं कि उसका अंत नदी में अकेले समाने से हुआ। हमें पांडवों की जीत की कहानी सुनाई जाती है, पर हिमालय में ठंड से हुई उनकी लावारिस मौत की बात छिपा दी जाती है। किताब के मुताबिक ये हमें सच का सिर्फ वो हिस्सा दिखाते हैं जो उन्हें सूट करता है। पर बात यही नहीं रुकती। किताब हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर देती है। इसका कहना है कि असली लड़ाई 1857 में नहीं, बल्कि उससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। 1784 में तिलका मांझी के तीर से, 1855 में सिद्धो कान्हू के विद्रोह से और 1899 में बिरसा मुंडा के अबुआ राज के नारे से। और फिर किताब एक ऐसा नंबर सामने रखती है जो उसके मुताबिक सब कुछ साबित कर देता है, और वो नंबर है 500। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, किताब इसे एक निर्णायक सबूत मानती है। बात हो रही है भीमा कोरेगांव की लड़ाई की। सोचिए, एक तरफ 28,000 की पेशवा सिंडिकेट सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 500 रक्षक सैनिक। किताब इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत को सिर्फ बहादुरी का सबूत नहीं मानती, बल्कि इसे एक बायोलॉजिकल प्रूफ, मतलब एक जैविक प्रमाण कहती है, रक्षकों की श्रेष्ठता का। ठीक है, ये सब तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि ये हजारों साल पुरानी लड़ाई आज भी चल रही है। तो सवाल उठता है, आज ये लड़ाई किस मैदान पर और कैसे लड़ी जा रही है? और जवाब है टेक्नोलॉजी। किताब के मुताबिक आज का बैटल ग्राउंड डिजिटल है। तो चलिए अब बात करते हैं दमन के इन्हीं नए आधुनिक हथियारों की। किताब इसके लिए एक नया और बहुत पावरफुल शब्द गढ़ती है, डिजिटल डकैती। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल हेरफेर नहीं है, बल्कि किताब के अनुसार ये आधुनिक मशीनों, खासकर ईवीएम का इस्तेमाल करके सीधे सीधे वोटों और लोगों के डेटा पर डाली गई डकैती है। किताब के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया एक सोची समझी योजना है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, रक्षक का वोट एक मैजिक बॉक्स में कैप्चर हो जाता है। दूसरा, सिंडिकेट का एल्गोरिथम उस फैसले को कट पेस्ट कर देता है। और तीसरा, एक सेंसर्ड नतीजा सामने आता है
जो 90% आबादी की असली इच्छा को पूरी तरह से दबा देता है। अच्छा, याद है शोले वाला सेंसर बोर्ड? किताब का तर्क है कि आज के दौर में वही काम मॉडर्न मीडिया कर रहा है। वो सिंडिकेट की कहानी को कंट्रोल करता है, उनकी नाकामियों को छुपाता है और दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो हकीकत से कोसों दूर है। तो इतनी सारी समस्याओं की बात हो गई, पर इसका समाधान क्या है? ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकती, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्लान भी सामने रखती है। और यही है हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन, मिशन 2030 रक्षक राज, जो इस किताब का अल्टीमेट गोल है। और इस पूरे प्लान के सेंटर में है एक शब्द, उलगुलान। किताब के टाइटल में जो ये शब्द है ना, इसका मतलब कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं है। नहीं, ये एक संपूर्ण क्रांति, एक टोटल रेवोल्यूशन का बुलावा है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, अपनी बायोलॉजिकल और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को पूरी तरह से वापस पाना। और इस क्रांति की 3 बहुत ही साफ साफ मांगे हैं। पहली, ईवीएम यानी मैजिक बॉक्स के दौर को खत्म किया जाए। दूसरी, जल, जंगल और जमीन पर पूरा अधिकार वापस मिले। और तीसरी और सबसे अहम मांग, रक्षक राज की स्थापना हो। ये सारी मांगें एक ही मंजिल की तरफ इशारा करती हैं, और मिशन 2030 का जो आखिरी लक्ष्य है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। साल 2030 तक एक ऐसा भारत बनाना जो किताब की भाषा में कहें तो सिंडिकेट मुक्त हो। तो हीरा नागपुर की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक दोबारा लिखे गए इतिहास में आखिर कितनी ताकत होती है? क्या किसी कहानी को बदल देने से हकीकत भी बदल जाती है? सोचिए, इस किताब की पूरी थ्योरी इसी एक सवाल की बुनियाद पर टिकी है। और ये सच में एक सोचने वाली बात है।